टाइम पीरियड ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का काल। सर नेपोलियन बोनापार्ट के काल को हम 1799 से लेकर 1815 ईस्वी तक देखते हैं। और याद करो यह काल जो है मूल रूप से दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला जो डिवाइड किया जाता है यह किया जाता है प्रथम कौंसल के तौर पर। प्रथम कौंसल के रूप में। प्रथम कौंसल नेपोलियन बोनापार्ट 1799 से लेकर 1804 ईस्वी तक रहा। इसके बाद आता है फ्रांस के सम्राट के तौर पर। फ्रांस के सम्राट के रूप में 1804 में यह अपना राज्याभिषेक करवाता है और 1815 ईस्वी तक वह इस पद पर रहता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहां पर, हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम कौंसल के रूप में। और नेपोलियन बोनापार्ट जब प्रथम कौंसल बनता है उस समय सन था 1799 और लगभग 5 सालों तक वह यहां पर राज करता है। ठीक है, अब नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम कौंसल बन गया है। प्रथम कौंसल बनने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य था कि सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया जाए, केंद्रीयकरण किया जाए। अब तक जो फ्रांस में केंद्रीय सत्ता कमजोर हो चुकी है फ्रांस की क्रांति की वजह से, माफी चाहूंगा फ्रांस के राजाओं की वजह से, उस क्रांति ने नेपोलियन बोनापार्ट को एक अवसर दिया कि आप फ्रांस की क्रांति में फ्रांस का जो सत्ता सुदृढ़ीकरण का काम है, फ्रांस की सत्ता का जो केंद्रीयकरण का काम है, सेंट्रलाइजेशन का काम है, इसको कंप्लीट करिए। और दूसरा, फ्रांस की क्रांति के समय जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है, जिसकी क्षति हुई है, उनके साथ वह समझौता करे। तृतीय स्टेट के लोग जिनके साथ अन्याय हुआ था उनके साथ क्या किया जाए, समझौता किया जाए। तो समझिएगा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, उद्देश्य। भाई इसके क्या क्या मेन मोटो थे। तो नंबर 1, पहला, फ्रांस में सत्ता का सुदृढ़ीकरण व केंद्रीयकरण करना। नंबर 2, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है ये है कि फ्रांस में क्रांति के समय, फ्रांस में क्रांति के समय जिसको क्षति हुई थी उनके साथ समझौता करना, उनके साथ समझौता करना। फ्रांस में सत्ता का सुदृढ़ीकरण, केंद्रीयकरण करना। फ्रांस में क्रांति के समय जिसके साथ जो क्षति हुई थी उनके साथ क्या करना, समझौता करना। तो ये मूल रूप से दो उद्देश्य थे नेपोलियन बोनापार्ट के। किस रूप में, याद रखिएगा, प्रथम कौंसल के रूप में।
अब नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम कौंसल के रूप में क्या क्या कार्य करते हैं, थोड़ा सा उस बात को समझिएगा। लिखिएगा कार्य। ये तो समझ में आ गई ना, उद्देश्य किस रूप में, प्रथम कौंसल के। ये गलती मत कर देना है ना, स्पष्ट रूप से नोट्स आपके तैयार करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और कार्य किस रूप में, प्रथम कौंसल के रूप में। नहीं, बहुत से विद्यार्थी क्या होते हैं ना, आप लोग तो कह रहे इंटेलिजेंट है, लेकिन कई सारे विद्यार्थी जो है ना भाई साहब लिखते समय गलतियां कर देते हैं। मैंने लिखवाया क्या, आप लोगों ने लिखा क्या, वो गलती यहाँ पर मत करिएगा। यह नम्र निवेदन है मेरा आप लोगों से। तो प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट के क्या क्या कार्य थे, तो सबसे पहला जो कार्य उसने लिया वो लिया नया संविधान। कि भाई फ्रांस को जो है वह एक नया संविधान दिया गया, और इस नए संविधान को क्या कहा गया, याद रखिएगा, कॉन्सोलेट कहा गया। कॉन्सुलेट कहा गया। ये मैंने कल भी चर्चा की थी, आज फिर वही चर्चा कर रहा हूं, कॉन्सुलेट। ये क्या था, एक प्रकार का नया संविधान था। इस नए संविधान में नेपोलियन बोनापार्ट पहला सलाहकार बना, जिसने मंत्रिमंडल का गठन किया। 60 सदस्यों वाली एक सीनेट का गठन किया गया था। सेज द्वितीय सलाहकार बना था, और ड्यूकस तृतीय सलाहकार बना था। याद करो, यह सेज कौन था, डायरेक्टर था, जिसके सहयोग से नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी को उखाड़ के फेंक दिया था, ठीक है। नेपोलियन क्या बन गया ये, तो याद रखिएगा, प्रथम सलाहकार बना। इसमें दूसरा नाम लिखिएगा सेज। यह आपके द्वितीय सलाहकार था। और ड्यूकस तृतीय सलाहकार था। नेपोलियन जो था प्रथम सलाहकार, इसने मूल रूप से एक मंत्री मंडल का गठन किया। एक मंत्रिमंडल का गठन किया, ठीक है। और 60 सदस्यों की सीनेट का गठन किया, लिखिएगा। 60 सदस्यों वाली सीनेट का गठन किया। फ्रांस में नया संविधान दे दिया गया नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्सुलेट कहते हैं। क्रिसमस के दिन यानी कि 25 दिसंबर सन 1799 को यह नया संविधान लागू हो गया, तो लिखिएगा। निन्यानवे को यह नया संविधान 25 दिसंबर 1799 को यह नया संविधान जो है वह क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो प्रथम सलाहकार के रूप में पद था, उसके अंतर्गत नया संविधान कब लागू किया गया था, तो 25 दिसंबर 1799 को, ठीक है। अब याद करो, पहला उद्देश्य था सत्ता का सुदृढ़ीकरण, कर लिया साहब। दूसरा था जी केंद्रीयकरण करना, आ जाओ जी सत्ता का केंद्रीयकरण करते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सत्ता का केंद्रीयकरण करना। नंबर 2,
सत्ता का केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि भैया मैं सब जितने भी कर्मचारी हैं ना उनको प्रथम कौंसल के प्रति उत्तरदायी बना दूंगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ नए पद बनाए, प्रीफेक्ट्स, सब प्रीफेक्ट्स और मेयर, और इन सब को जो है प्रथम कौंसल के प्रति उत्तरदायी कर दिया। तो लिखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने निम्न नए पदों का सृजन किया। ने निम्न नए सबसे पहले प्रीफेक्ट्स, प्रीफेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीजें प्रीफेक्टस, प्रीफेक्टस। नंबर 2, सब प्रीफेक्ट्स, और तीसरा मेयर। और बहुत अच्छी बात यह समझिए, इन सबको रेस्पॉन्सिबल बना दिया गया प्रथम कौंसल के प्रति। यह सभी प्रथम कौंसल के प्रति उत्तरदायी बनाए गए। रेस्पॉन्सिबल कर दिया गया कि भैया आप तो प्रथम कौंसल के प्रति ही उत्तरदायी रहेंगे। तो यह था सत्ता का केंद्रीकरण। अब एक कार्य किया गया, आर्थिक सुधार फ्रांस में लागू किए गए। कौन कौन से आर्थिक सुधार लागू किए गए? तो 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। फ्रैंक नामक नई मुद्रा जो है वह शुरू की गई। तो लिखिएगा, आर्थिक सुधार, देखिए सब, 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना। नंबर 2, फ्रैंक नामक नई मुद्रा जारी, एक नई मुद्रा चलाई जिसका नाम दिया गया फ्रैंक। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोनेन नाम का एक फंड बनाया गया जिसे हम कहते हैं ईओडी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोनेन नाम का एक नया फंड बनाया गया। अब ये क्या होता है सुनिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने एक्स्ट्रा, ठीक है, किसकी स्थापना करी? तो याद रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, थोड़ा सा शब्द है, याद रहेगा ना। ऑर्डिनरी डोनेन, जिसे हम कहते हैं ईओडी की स्थापना की।
अब साहब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोनेन फंड, या हम ऐसा कह सकते हैं ईओडी जो है डोनेन फंड की स्थापना। फंड की स्थापना की गई। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोनेन जो फंड बनाया गया, ईओडी फंड बनाया गया, इसका काम क्या था? क्या ऐसे ही बना दिया गया? नहीं भाई साहब। नेपोलियन ने कहा जी यह ईओडी में होगा क्या, मैं जितने भी युद्ध लड़ूंगा उन युद्धों का खर्चा पराजित राष्ट्र देगा। ये लो भाई साहब, मान लीजिए नेपोलियन ने कोई युद्ध लड़ा और इस युद्ध में 100 रुपए का खर्चा हुआ, तो उन 100 रुपए जो है ना वो फ्रांस की सरकार नहीं देगी। समझ में आ गई? कौन देगा? जो राष्ट्र उस युद्ध में पराजित होगा ना वह देगा। हा हा हा। अब समझिए, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा लड़े गए युद्धों का खर्चा पराजित राष्ट्र द्वारा दिया जाएगा। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट बन सकता है कि बताओ नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध का खर्चा उठाने के लिए कौन सा फंड बनाया था? ईओडी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड बनाया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोनेन फंड बनाया था। ठीक है, चलिए। एक आपने नाम सुना था एमेगर्स। एमेगर्स फ्रांस से जाने वाले सामंत थे, याद आ रही है? एमेगर्स के साथ यह समझौता करता है, कहता है कि आप वापस फ्रांस लौट आओ, अगर नहीं लौट कर आओगे तो जो है आपकी जमीनें, आपकी पदों को जब्त कर लिया जाएगा, और अगर आप लौट कर आते हैं तो आपकी जमीनें जो जब्त की गई थी वो वापस दे दी जाएगी, और इसके साथ ही आपको उच्च पदों पर भी नियुक्त किया जाएगा। तो नंबर 4 लिखिए। ये एमिगर्स कौन है? फ्रांस को छोड़कर जाने वाले सामंत है, तो लिखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने एमेगर्स यानी कि फ्रांस छोड़कर जाने वाले सामंत एमेगर्स को वापस फ्रांस लौटने को कहा। वापस लौट आओ, लौटने को कहा, और वादा किया कि और वादा किया कि अगर वह फ्रांस लौट आते हैं, अगर वह वापस फ्रांस लौट आते हैं तो उनकी जब्त की हुई जमीनें वापस दे दी जाएगी, उनकी जब्त की गई जमीनें वापस दे दी जाएगी।
साथ ही उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। बोला जी वापस आ जाओ, आपकी जो जमीनें जब्त की गई थी ना वो हम आपको वापस दे देंगे, साथ ही साथ जो है वह आपको हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, आपके साथ में जो उच्च पद हैं वह भी हम आपको दे देंगे। लिख लो। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के लिए विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया, एमिगर्स को वापस बुला लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोनेन नाम का एक फंड बना लिया। अब नेपोलियन बोनापार्ट करेगा अगला महत्वपूर्ण कार्य। नेपोलियन बोनापार्ट अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या करेगा? नेपोलियन बोनापार्ट अब पोप पायस सप्तम के साथ कॉनकॉर्डेट यानी कि एक समझौता करेगा। लिख लो यहां तक। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट कार्य कर रहा है, यह बात थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि यह कार्य आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी रहेंगे। और यहां से सीधा प्रश्न आता है नंबर 5, पोप के साथ समझौता, जिसको क्या कहा गया? कॉनकॉर्डेट। क्या कहा गया? कॉनकॉर्डेट कहा गया। तो लिखिएगा कॉर्न कॉर्डेट, ठीक है। चलिए, इस समय पोप कौन था? पोप था पायस सप्तम। समझौता कब हुआ था? 15 जुलाई 1801। 15 जुलाई 1801। और यह समझौता कब रद्द कर दिया गया? 1805 में। ये था सर नेपोलियन बोनापार्ट के समय पोप। पोप कौन है? पोप है पायस सप्तम। लिख लो, पोप पायस सप्तम। पोप पायस सप्तम था, इसके साथ समझौता हुआ 15 जुलाई 1801 को हुआ। समझौता कॉनकॉर्डाटेटा कहलाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कॉनकॉर्डाट कहलाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कुछ किताबों में इसे डेटा शब्द का भी प्रयोग करता है, तो कोई समस्या नहीं है, आप लगभग लगभग लिख ही लेंगे, ठीक है। इट्स कॉल्ड कॉन का डेटा, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कॉन को डेटा। ये प्रोनाउंसिएशन बेसिकली हिंदी में अलग हो जाता है, अंग्रेजी में अलग हो जाता है, फ्रेंच भाषा में अलग हो जाता है, ठीक है ना, इटालियन में अलग हो जाता है, तो सब भाषाओं में अलग अलग है ना। कुछ जगह कॉनकॉर्डेट कहते हैं, कुछ जगह कॉनकॉर्डेट कहते हैं, कुछ जगह कॉनकॉर्डेटा कहते हैं। अब इसमें अंतर्गत क्या थी? इसने पोप से कहा कि भाई देखो, आप भले ही धार्मिक प्रमुख है और आपकी बात को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप फ्रांस की क्रांति के कार्यों को मान्यता दें। पहली बड़ी बात क्या कहा? कि पोप ने फ्रांस की क्रांति के कार्यों को मान्यता दे। अगले लिखिएगा समझौते के अनुसार। समझौते के अनुसार सर क्या क्या काम किए गए? नंबर 1, पोप जो हैं
उसने फ्रांस की क्रांति के कार्यों को मान्यता दे दी। पोप ने फ्रांस की क्रांति के कार्यों को ये लो सर, स्पष्ट रूप से वो कह देता है जी, फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत जो भी कार्य किए गए, आपने लुई सोलवे को मारा, कोई बात नहीं, मार दिया, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने किसको मारा? आपने जो है एक तरह से अगर मैं बात करना चाहूं, मेरी आंतवानेत को मारा, कोई समस्या नहीं है, मार दिया, ठीक है। अब कहा कि बिशप की नियुक्ति जो है वह प्रथम सलाहकार करेगा और जिसका अनुमोदन पोप करेगा। ये लो भाई साहब, बिशप जो एक प्रकार का पादरी होता है उसकी नियुक्ति लिखिएगा, बिशप की नियुक्ति नियुक्ति प्रथम सलाहकार करेगा, जिसका अनुमोदन अनुमोदन ठीक है, कौन करेगा? पोप करेगा। भाई साहब प्रावधान तो गजब के रखे गए भाई। नियुक्ति प्रथम सलाहकार करेगा, लेकिन अनुमोदन पोप को करना पड़ेगा, कंपलसरी। समझौते के द्वारा कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया। अगली महत्वपूर्ण बात यहां पर लिख रहे हैं, तीसरा नंबर पे लिखिएगा, समझौते के अनुसार कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया। कहा जी ये तो राजकीय धर्म है, ऑफिशियल धर्म रहेगा, ठीक है। पादरी और धर्माधिकारियों की नियुक्ति के बारे में कहा गया, यह बिशप के द्वारा की जाएगी। लिखिए, यही लिख लो, इसी में लिखो तीसरा नंबर वाला। क्या लिखा तीसरे नंबर में? कि पादरी या धर्माधिकारी की नियुक्ति जो है वो बिशप के द्वारा की जाएगी। पादरी या धर्माधिकारी की नियुक्ति बिशप द्वारा की जाएगी, ठीक है। चौथा बिंदु जो आपके समक्ष आएगा वो ये आएगा कि समझौते के अनुसार कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया, ठीक है। लिख लो, पादरी धर्माधिकारी की नियुक्ति बिशप करेगा, बिशप की नियुक्ति प्रथम सलाहकार करेगा। न्याय असभ्य पादरी जो हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। नंबर 5, न्याय असभ्य पादरियों को रिहा किया जाएगा, ठीक है। सभी चर्च जो हैं जो बंद किए गए थे वह खोल दिए गए। सभी चर्च खोल दिए गए। जितने भी चर्च थे वो बंद किए गए थे, वो सारे चर्च जो हैं वह क्या कर दिए गए? खोल दिए गए।
क्या बात क्लियर हो गई? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने पोप पायस सप्तम के साथ 15 जुलाई 1801 को जो समझौता किया था वह 1805 में रद्द कर दिया गया। समझौते को कॉनकोर्डेटा या कॉनकोर्डेट कहा जाता है। समझौते के अनुसार पोप ने फ्रांस की क्रांति के जितने भी कार्य थे उन्हें क्या दे दी? मान्यता दे दी। बिशप की नियुक्ति प्रथम सलाहकार करेगा, अनुमोदन पोप करेगा। पादरी या धर्माधिकारी की नियुक्ति बिशप के द्वारा की जाएगी। समझौते के अनुसार कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया। न्याय असभ्य पादरियों को रिहा किया जाएगा। सभी चर्च जो बंद किए गए थे फ्रांस की क्रांति के दौरान उन्हें वापस खोल दिया गया। इट वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर पोप। यह पोप के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह उपलब्धि इतिहास में कभी भी नेपोलियन बोनापार्ट के लिए नहीं बताई जाती। मेरी बात को समझिएगा कि यह नेपोलियन बोनापार्ट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी नहीं साहब, यह उपलब्धि जो है वह पोप के लिए बताई जाती है।